नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो पहले चरण की जो वोटिंग होनी है उसके लिए प्रचार अब थम गया है। 5 बजे तक, आज 5 बजे तक का ही वक्त था और तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन कुछ पार्टियां कुछ ताकत से आगे बढ़कर कुछ और झोंकती हुई नजर आ रही हैं। हम पार्टी की जो लीडर हैं दीपा सिंह, उनके जो काफिला था उसमें जो गाड़ियां थी उसमें से शराब की बोतलें जो है, पेटियां जो है वो बरामद हुई हैं। लल्लन सिंह वोटर्स को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। लल्लन सिंह कह रहे हैं कि हम सब अब अनंत सिंह बनकर चुनाव प्रचार जो है वो करेंगे। जब उनका काफिला निकल रहा था अनंत सिंह के प्रचार के लिए तो 1 2 3 4 5 नहीं बल्कि 70 के करीब गाड़ियां जो है वो बताई जा रही है उनके काफिले में थी। और अब वो इससे आगे बढ़कर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे अगर कोई जेडीयू के पक्ष में वोट ना करे तो कैसे नेता को आप कैद कर दें, और फिर अगर वो ज्यादा फिर आपको फोर्स करे तो कैसे उनको बाहर निकालकर अपने पक्ष में आप वोट करवाएं। और वहां जनता तालियां बजाती हुई नजर आ रही है। ये वीडियो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल है। उसके बाद चुनाव आयोग, जाहिर सी बात है कि उसको वीडियो वायरल होना और तमाम पार्टीज ने जब इसको ट्वीट किया है उसके बाद एक हंगामा, एक बवाल खड़ा हो गया। उसके बाद चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है और उसके बाद अब लल्लन सिंह पर एफआईआर दर्ज हो गई है। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी उनका वो बयान। आप सुनिए कि कैसे 20 साल से सत्ता में है ये और उसके बाद कैसे ये धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। जंगल राज की, लालू की याद दिला रहे हैं लेकिन अपने जंगल राज की वो बिल्कुल भी बात यहां पर नहीं कर रहे हैं। सुनिए आप जरा। तो चलिए मैं आपको सुनवाती हूं उनकी बाइट, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि केंद्रीय मंत्री रहे हैं आर के सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अभी नेता भी हैं, और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको वो भी सुनवाऊंगी, लेकिन फिलहाल आप इसको सुनिए। नेता तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घरे में फाइट करती थी। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कहीं हो कि तू चला हमने के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में जिंदाबाद। इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल और कमान संभाल के चुनाव में अब समय नहीं। तो आप देख लीजिए कि ये लल्लन सिंह की जो है वो भाषा है। लल्लन सिंह आंखों का तारा है भारतीय जनता पार्टी के। फिलहाल जहां नीतीश नहीं होते हैं या जहां नीतीश को गायब किया जाता है वहां लल्लन सिंह को लाया जाता है। आपने देखा ही था अभी रोड शो जब हुआ था मोदी जी का, तब लल्लन सिंह थे, वहां पर नीतीश कुमार नहीं थे। नीतीश कुमार बिल्कुल बीजेपी की भाषा बोलते हुए नजर आ रहे हैं और आप देखिए वोटर्स को एक तरह से धमका रहे हैं। वो किस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी सत्ता का नशा जो है सर चढ़कर बोल रहा है। अनंत सिंह, आपको पता ही है कि किस तरह के सुसंगत उनके ऊपर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है और उसके साथ ही उन पर किस तरह के इल्जाम है, मर्डर से लेकर फिरौती से लेकर हर तमाम चीजों के। उनके लिए लल्लन सिंह खुले तौर पर प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हर किसी को अब अनंत सिंह बनकर जो है वो प्रचार करना पड़ेगा और गाड़ियों के काफिले के साथ। चुनाव आयोग सोया हुआ है। आरजेडी कह रही है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मर चुका है। चुनाव आयोग को कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, चाहे 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में सही या लल्लन सिंह का इस तरह का बयान सही, काफिले में आती गाड़ियां सही, या फिर हम के जो कैंडिडेट हैं उनके काफिले में मिलती हुई शराब सही। चुनाव आयोग आखिर है कहां, ये एक बड़ा सवाल है। और जब चुनाव आयोग अभी इस तरह के हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है या मुंह में दही जमाकर बैठा हुआ है, तो आप ये सोचिए कि विपक्ष जो लगातार इल्जाम लगा रहा है, विपक्ष जो लगातार बातें ये कह रहा है कि चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली जुली है, साठगांठ है, तो आप सोचिए कि वोटिंग के दिन क्या कुछ होगा और क्या कुछ हो सकता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ
आरके सिंह हैं, आपको पता है कि केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो ऊर्जा मंत्री रहे हैं और कई और महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं। उन्होंने एक टीवी चैनल से, निजी टीवी चैनल से उन्होंने बातचीत की। उस बातचीत में उन्होंने कहा, एक बड़े घोटाले की उन्होंने बात की है और 62,000 करोड़ के घोटाले की उन्होंने बात की है और ये कहा है कि सीबीआई जांच इसको लेकर होनी चाहिए। इस पूरी वीडियो को उस चैनल ने ट्वीट किया, वो आग की तरह से वायरल हो गया और आनन फानन में आप ये देखिए उस चैनल पे क्या कोई तरह का प्रेशर पड़ा, क्या सरकार का कोई दबाव था, क्या था कि उस चैनल ने उस वीडियो को ही डिलीट कर दिया। अब उसको लेकर पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है, उसको आप सुन लीजिए। देखा एक कोई लल्लन सिंह जी हैं, क्या बोल रहे हैं, सुना आपने कि विपक्ष के कैंडिडेट को चुनाव के दिन बाहर मत निकलने दीजिएगा। सुना अभी एफआईआर हुई। आप ही लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं मैं कि आपने दबाव डाला कि एफआईआर हुई और आप पर भी दबाव कम नहीं है, माफ कीजिएगा। आज सुबह एक प्रतिष्ठित चैनल ने, यहां है वो शायद, एक वीडियो डाला। आरके सिंह जो कि स्वयं ऊर्जा मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा कि 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, पावर स्कैम, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इन्हीं की पार्टी के आला नेता हैं, इससे पहले आला अफसर रहे हुए हैं, ऊर्जा मंत्री रहे हुए हैं, जो कह रहे हैं सोच समझ के बोल रहे होंगे। पता नहीं आप पर क्या दबाव आया, वो वीडियो गायब। हमारे वरिष्ठ नेता है अशोक गहलोत जी, तो इन्होंने हमें कुछ सिखाया है, वो वीडियो हमने रख लिया था, तो गायब कर भी दें तो निश्चिंत रहिए वो वीडियो है। बहुत बड़ा घोटाला, सीएजी की रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी, 70,000 करोड़ का घोटाला, लेकिन प्रधानमंत्री के कान पर जूं भी नहीं रेंगती, जवाब देना पसंद ही नहीं करते। सवाल आपने पूछे, हमने पूछे, लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं। खैर, राजनीतिक शुचिता का ध्यान रखते हुए हमें अपना प्रचार करना चाहिए, हम सब वही कोशिश करते हैं, लेकिन इस देश का राजा नजरअंदाज करता है राजनीतिक शुचिता को, वो आप सबने देखा। तो आपने सुन लिया यहाँ पर, और कहा कि वीडियो डिलीट कर दिया गया है, लेकिन हमने उसे संभाल कर रख लिया है। इससे पहले भी 72,000 करोड़ के घोटाले की वो बात कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह और जब मोदी जी प्रचार में आते हैं और तमाम उनके मंत्री संतरी सब प्रचार में जब आते हैं, तो ये कहते हुए नजर आते हैं कि नीतीश और मोदी जी के राज में एक नए पैसे का घोटाला नहीं हुआ है। कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हैं, कहने को तो किसने रोका है, कुछ भी जुमलेबाजी आप कर सकते हैं, कुछ भी अपने बारे में आप कह सकते हैं। अमित शाह आज बिहार में थे और बिहार में वो ये कह रहे थे कि ना तो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट खाली है, राबड़ी देवी को ये बता रहे थे, सोनिया गांधी को बता रहे थे कि ना ही पीएम की पोस्ट वो खाली है, लेकिन अपने शब्दों को वो इतना संभाल कर बोल रहे थे। उन्होंने ये कहा कि नीतीश जी यहां पर बने हुए हैं, नीतीश जी होंगे, इसकी बात उन्होंने नहीं कही। यानी कि नीतीश को लगातार पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया है। नीतीश का नाम सिर्फ लिया जा रहा है, अब उनके चेहरे तक का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उनको पूरी तरीके से रैलियों से, रोड शो से, अपनी बातों से, हर चीज से गायब कर दिया गया है पूरी तरीके से। लेकिन उनको अपने साथ शामिल करके जो उनके वोटर्स हैं उनका इस्तेमाल करके सत्ता हासिल करने की बीजेपी की ये कोशिश है। ऐसे में सजग रहना चाहिए बिहार की जनता को, उन्हें समझना चाहिए कि कैसे बीजेपी जेडीयू का फिलहाल इस्तेमाल करे, नीतीश का इस्तेमाल कर रही है। और अगर वो ये सोच रहे हैं कि जेडीयू को वोट करके वो दरअसल नीतीश कुमार को सत्ता में लाने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। ये एक तरह का उनका ख्वाब है। आज प्रचार जो है वो थम गया, सबने अपनी ताकत लगाई। हेमंत बिस्व शर्मा भी वहां पर मौजूद थे। हेमंत बिस्व शर्मा आपको पता ही है, जहर उगलने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने किस तरह से उसामा का नाम लेते हुए, शहाबुद्दीन जो है उनके बेटे का नाम लेते हुए, कैसे उसामा बिन लादेन का कंपैरिजन दरअसल तमाम पूरे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उससे कर डाला कि राम सीता की धरती, यहां पर उसामा का क्या काम। इस तरह की तमाम तरह की भाषा का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा है, पैसे का इस्तेमाल, शराब बांटी जा रही है, वो आपने देख लिया, धमकाया जा रहा है विपक्ष के कैंडिडेट को, और कैसे काफिला पूरा जो है गाड़ियों का निकल रहा है, सब कुछ हो रहा है। और चुनाव आयोग कहां है, ये एक बड़ा सवाल है। इतने प्रेशर के बाद एक नोटिस जारी कर दिया जाता है, लेकिन इस तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं बीजेपी के नेताओं की तरफ से, उसको लेकर कोई नोटिस जारी नहीं किया जाता है। तो आप समझ लीजिए कि चुनाव आयोग किस तरह से, किसके कहने पर और किस तरह से काम कर रहा है। 6 तारीख को
सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोगों को निकलना चाहिए, खासतौर पे उन लोगों को भी निकलना चाहिए जो बदलाव अगर देखना चाहते हैं कि वो ज्यादा तादाद में निकलेंगे तो शायद ये जो 65 लाख वोटर्स हैं जिनको बाहर निकाल दिया गया है, वो उनके लिए शायद हम ये लगातार विपक्ष ने भी ये आह्वान किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग तादाद में बाहर निकले ताकि जो परसेंटेज है, वोटिंग परसेंटेज वो ज्यादा हो और गैप जो है वो जीत और हार का जो मार्जिन है वो उसमें कम किया जा सके। आज इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। अरुण दीक्षित जी हैं मेरे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट है, जाना माना चेहरा। अरुण जी बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। अरुण अग्रवाल जी हैं मेरे साथ, सीनियर एडवोकेट हैं और इसके साथ साथ एक्टिविस्ट हैं और लगातार चुनाव आयोग और इन तमाम चीजों पर मुखरता से बोलते रहे और खुद बिहार से भी वो आते हैं। अरुण जी आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। अरुण दीक्षित जी आपके पास मैं आऊं उससे पहले फर्स्ट कमेंट में अरुण अग्रवाल जी से मैं लेना चाहूंगी। अरुण जी कैसे देख रहे हैं आप इस सबको? लल्लन सिंह पर एफआईआर होना, लल्लन सिंह को नोटिस जारी कर देना, ये क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक खाना पूर्ति है? क्योंकि उसके अलावा जो बिहार में सब कुछ चल रहा है, एसआईआर के साथ जो खेल कर दिया गया है उस सबको, और अब बस कल का दिन बीच में, परसों पहले फेज की वोटिंग, कैसे देख रहे हैं आप इस सबको? नमस्कार बुशरा जी, आप कौन सी बात की चर्चा पहले करना चाहेंगी? क्या वो बिजली घोटाले की बात करना चाहेंगी? क्योंकि वो जो आज आरके सिंह ने जो खुलासा किया है वो मेरी ही शिकायत के ऊपर उन्होंने किया है। तो वो हमने उनको कुछ दिन पहले भेजा था और चूंकि मैं पावर सेक्टर के घोटाले से काफ़ी मैं वाकिफ हूँ और चूंकि ये पावर मतलब मैं आरके सिंह जी की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है कि ये बीजेपी के एमपी और पावर मिनिस्टर होने के बावजूद जब हमने उनको भेजा और जो पूरे तत्व दिए थे उसमें दिखा के कि ये कैसे ओवर प्राइस्ड है, तब उन्होंने जो है उसको खुद स्टडी करके, और हमने तो शायद 35,000 करोड़ कहा था, उसको उन्होंने देख के जो है 62,000 करोड़ का स्कैम बताया। तो आप अगर चाहेंगे तो मैं पहले बिजली वाले पर बात कर लूं। प्लीज। हाँ, तो वो मैं आपको ये लोगों को समझाता हूँ। ये कांग्रेस वाले भी जो इतना हल्ला कर रहे हैं ना, ये अभी आपने जो देखा इनको वो कहते हुए कि हमने उसकी वीडियो रख ली है और ये कर लिया है, इनको आप बताइए तो ये तो सोए रहते हैं, ये एक्शन नहीं लेते हैं। और भाजपा का जो पुराना मिनिस्टर है जो है उसको आप दीजिए तो वो उसको उजागर करता है। देखिए इसमें खेल क्या है कि ये कांग्रेस वाले जिस चीज को उजागर कर रहे थे वो था कि सस्ती जमीन जो 500 एकड़ 1 रुपए में किसानों से लेके उपजाऊ जमीन थी वो दी गई, तो उस घोटाले का ये चर्चा कर रहे थे। लेकिन असली घोटाला जो है ये 25 साल के लिए ये करीब 2500 मेगावाट का पावर का प्रोजेक्ट है। उसके अंदर में जो इन्होंने उनको ज़्यादा दाम दिए हैं, तो अगर आप 8 आने या 1 रुपए महंगी बिजली खरीदते हैं, इन्होंने बिजली बेची है 6 रुपए 0.07 पर यूनिट के दाम से वो बिजली खरीदेंगे। उसका दाम उससे कम होना चाहिए, कम से कम 50-60 पैसा। तो उसका अगर आप पूरा पैसा निकालेंगे 25 साल का, तो वो करीब जो है 60,000 करोड़ रुपया निकले। और अगर आप सोलर पावर बनाते तो और सस्ता पड़ता। तो ये सारी चीज़ों को लेके हमने जो है, चूँकि ये पावर सेक्टर का घोटाला हमने करीब 20 साल पहले कर्नाटक में कोजेंट्रिक्स का प्रोजेक्ट था तो उसके अंदर में किया था। अब वो इन लोगों को तो समझ में आया नहीं कांग्रेस को। अब वो आरके सिंह निकाले तो उसके ऊपर वो टेप करके सेकंड हैंड वो बता रहे हैं, लेकिन वो जो घोटाला है वो वाकई जेन्युइन है। और वो इसलिए जेन्युइन है क्योंकि पावर इक्विपमेंट जिस रेट पर होता है वो अगर आप ज़्यादा दाम में अगर उसको इरेक्ट करेंगे तो उसकी जो है बिजली की कीमत बढ़ जाएगी, और बिजली की कीमत अगर बढ़ जाएगी तो पर यूनिट में जो और सब जगह ठेके पर दिया गया यूपी में या और कहीं पर, उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये बिजली की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है।
लेकिन कंज्यूमर तो थोड़ा थोड़ा करके देता है। अगर मान ले आपकी बिजली की बिल जो है 6 रुपए के यूनिट के जगह आपको 6.5 रुपया आ रहा है, तो आप तो प्रोटेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि आपको बिजली चाहिए। जी लेकिन इतना बड़ा घोटाला उन्होंने उजागर किया, तो मैं बहुत तारीफ करूंगा, क्योंकि ही वॉज वन ऑफ द फ्यू ब्यूरोक्रेट्स जो कि मिनिस्ट्री में परफॉर्म करते थे। उन्होंने बिजली में बहुत रिफॉर्म लाया और वो चापलूसी नहीं करते थे। आप उनको कभी भी नहीं देखिएगा कि मोदी जी के आगे पीछे और उनकी जो है श्रुति गान गा रहे हैं। ये सब काम जो है आर के सिंह से, वो है ही नहीं इस टाइप के। ब्यूरोक्रेट है, होम सेक्रेटरी थे, तो उनका नेचर नहीं है। हम उनको बहुत पुराने से जानते हैं, हमसे 1 साल सीनियर थे स्कूल में, तो उनका नेचर ही वैसा है। तो जितनी तारीफ करें जी उतनी कम है। तो बहुत अच्छा हुआ, और ये आपने हमें बताया भी नहीं था, आपने अभी बताया, तो हमें लगा कि चलिए ये इसको पहले डील करें। अब आइए आप वोट के ऊपर। ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट था कि पैक कर देना। पैक मतलब कि घर के अंदर में जाम कर देना, पैक कर देना कि ये बाहर नहीं निकल सकते। एक तो इनकी भाषा, ये, और ऊपर से उसका वो इम्पैक्ट कि इस तरह से बात करते हैं जैसे कि पैक कर देना, जैसे कोई जंतु है या कोई थिंग है, ह्यूमन बींग्स नहीं है। उनको जो है एक पार्सल में आप पैक करके घर से नहीं। यही काम यूपी में किया था, यही काम यहाँ कर रहे हैं। और ये दादागिरी और ओपनली एक तरफ मर्डर और ऊपर से स्टीलिंग द इलेक्शन। और जो वोटर में लिस्ट में जो बेईमानी हुई है वो हुई है। और एक बात मैं आपको साफ कर दूं कि ये ज्ञानेश प्रसाद जो है, ये जो कुमार जो है, ये 1 नंबर का बेईमान आदमी। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक रिपोर्ट लगाई और उसमें उन्होंने कहा कि 13.5 लाख डुप्लीकेट नाम हैं और हजारों ऐसे नाम हैं जो कि 3 बार रिपीट हुए हैं जस्ट एज इट इज। और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि 1.3 करोड़ 32 करोड़ जो घर में जो नाम है वो मतलब कि एक ही डिफरेंट कास्ट के हैं, डिफरेंट रिलीजन के हैं, और उनका एड्रेस कॉमन है। अब ये कौन से रोल की बात कर रही है रिपोर्टर्स कलेक्टिव? फाइनल रोल, ड्राफ्ट रोल की बात नहीं कर रही है। उसके बाद ज्ञानेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। SIR जब 12 स्टेट में लागू हो रहा था, तो उसमें एक जो कॉरेस्पॉन्डेंट था, वो जर्नलिस्ट, उससे उन्होंने पूछा कि भाई, और ये इल्ज़ाम जो है रिपोर्टर्स कलेक्टिव में भी लगाया गया कि इनके पास एक सॉफ्टवेयर है 2015 से है, जिससे कि ये डुप्लीकेट नेम, एड्रेस, फादर्स नेम, फोटोग्राफ, ये सारा उसको कहते ही है डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इससे वो डुप्लीकेट सारा निकाल लेते थे। लेकिन जब रिगिंग होनी है तो इसको उसमें लगा दिया जाता है। और भाजपा वाले पन्ना प्रमुख को मालूम है कि कहाँ कहाँ डुप्लीकेट वोट्स हैं, और उसमें जाके ये बोगस वोटिंग करते हैं। ये जो है इलेक्शन में बेईमानी करने का स्टैंडर्ड तरीका है, तो उसको अभी भी इंक्लूड किया हुआ है। तो जब ज्ञानेश कुमार से पूछा गया कि ये आपने डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों नहीं लगाया, तो ये बेईमान और बेशरम आदमी कहता है क्या जरूरत है डी डुप्लीकेशन की, हम तो SIR कर रहे हैं, तो इसमें तो डुप्लीकेट वोट हो ही नहीं सकते हैं। हमारा एक सिंपल सा उनसे ये कहना है कि अगर तुम बेईमान नहीं हो तो तुम ये अंडरटेकिंग दो कि अगर डी डुप्लीकेशन में 10,000 से ज़्यादा वोट आ जाएंगे तो उसकी जिम्मेवारी लेके तुम रिजाइन कर जाओगे। और अगर तुम नहीं करते हो तो इसका मतलब तुम्हारी जानकारी में है ये बेईमानी। तो आप देखिए, एक तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर, जब इतना हंगामा हो गया मर्डर के बाद, जाके वहाँ पे लल्लन सिंह, जो कि आप समझिए कि डिफैक्टो जनता दल का जो JDU का अध्यक्ष की तरह वो काम कर रहा है, और कहता है कि पैक कर देना। ये लैंग्वेज देखिए। तब जाके जो है चुनाव आयोग मजबूरी, अपनी शर्म को वो करने के लिए, कोई उपाय नहीं था तो पहले तो अरेस्ट करवाया इसी कारण से। अब जाके जो है उन्होंने किया। आप मान के चलिए कि ये पूरा इलेक्शन जो है रिग्ड है। अगर जनता इनको 10% से हरावेगी तभी ये इलेक्शन जो है
महागठबंधन के फेवर में जाएगा, लेकिन 10% रिगिंग ये कर चुके हैं और 5% ये पुलिस के थ्रू रिगिंग करेंगे। इसका प्रमाण जो है आज आप लोगों को मिल रहा है। जी जी, बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण बातें कही हैं और ये बातें भी जनता तक पहुंचना बहुत जरूरी है। खासतौर पे वो लोग जो, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि जो लोग एक बदलाव देखना चाहते हैं, जो उब गए हैं, पक गए हैं सरकार से, 20 साल से सेम सरकार वो देख रहे हैं और एक बदलाव की बयार वो देखना चाहते हैं। और हमने देखा भी महागठबंधन की जो रैलियां हो रही हैं, तेजस्वी यादव की या और दूसरे, यहाँ तक कि अखिलेश यादव की भी रैलियों में बड़ी तादाद में जनता जुट रही है। लेकिन वही सवाल पे, क्या जो जनता हमें दिख रही है, क्या वही जनता उतनी ही तादाद में जाकर क्या वोट भी करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन क्या आपको ऐसे, अरुण दीक्षित जी, क्या आपको ये नहीं दिख रहा है कि एक हताशा, एक निराशा जरूर है बीजेपी में? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आके अगर इस तरह की बातें करने लगे कि कांग्रेस को और जो विपक्ष है उसको, आरजेडी को वो पाकिस्तान परस्त कहने लगे कि धमाके वहां हो रहे थे और परेशानी यहां हो रही थी, या जिस तरह की वो भाषा का लगातार कट्टा और इस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि आरजेडी ने कट्टा लगाया कांग्रेस की कनपट्टी पर, ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा है। अब जाहिर सी बात है कि जो उनके चेले हैं वो उन्हीं से ही सीख रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि जब स्टैंडर्ड ये है तो जाहिर सी बात है हमें उस स्टैंडर्ड को मैच करना पड़ेगा। तो इसीलिए तमाम जो BCD लीग के जो तमाम नेता हैं वो अपनी भाषा का स्तर तो इससे कहीं और ज्यादा गिरा रहे हैं। और वही छठ मैया का अपमान और फिर चुनाव आयोग और ये सब कुछ जो हो रहा है, ललन सिंह से लेकर अनंत सिंह से लेकर, बिहार चुनाव में शायद इतनी गंदगी पहले कभी देखने के लिए नहीं मिली होगी। आपने भी बहुत सारे चुनाव देखे। देखिए बुशरा जी, सबसे पहले जो बात करें, अभी अरुण जी ने जो कहा, पहली बार देश में, बिहार नहीं देश में पहली बार इस तरह की चीज हो रही है जब एक प्रधानमंत्री गली के एक टपोरी से भी घटिया भाषा बोल रहा है। लेकिन आप ये सोचिए कि बिहार इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल इनको ये पता था, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों को, कि अब बिहार जीत नहीं सकते। तो इन्होंने जो स्ट्रेटजी प्लान की उसमें सबसे पहला टूल बना चुनाव आयोग। उसके बाद जो टूल थे वो ईडी, CBI और खुद प्रधानमंत्री। आप पहलगाम की बात करिए, हमला पहलगाम में हुआ तब मौतें पहलगाम में हुई। दुबई सऊदी से लौटे थे तो जाना पहलगाम चाहिए था ना, पहुंच गए मधुबनी और वहां जाके जो है भाषण दे रहे हैं, उसके बाद वहां से जवाब दे रहे हैं। इसके आगे भी आप देखिए तो किस तरह की तैयारी चुनाव आयोग ने की और क्या क्या कहा, कैसे कैसे किया। आप याद करिए कि कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ज्ञानेश कुमार ने, जब पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कर्नाटक को लेकर के, कर्नाटक वाले मुद्दे पे, तब जय भारत, जय भीम, जाने जाने क्या क्या बात कर रहे थे। तो पहले दिन से मुख्य चुनाव आयुक्त एक स्वयंसेवक या एक पार्टी वर्कर की हैसियत से काम कर रहे हैं। आप अभी फिलहाल देखिए जो ललन सिंह की भाषा है, एक नई चीज बताते हैं। नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम, देखिए उनके भाषण की सत्यता, उनकी भाषा की सत्यता पर तो जाइए मत। तो कल गृह मंत्री जो है वो रामधारी सिंह दिनकर को जयप्रकाश जी के साथ बैठा रहे थे, जबकि वो दुनिया से पहले चले गए थे। ऐसे ही इनका खेल है। लेकिन मूल बात आप जहां से देखने की शुरुआत करें, इन्होंने जो गड़बड़ियां शुरू की, जहां से इनका सारा नाटक शुरू हुआ, जिस पर ये लालू को घेर रहे हैं, वो काम ललन सिंह ने भी किया है। अभी लालू पर यही आरोप लगता है कि रेल मंत्री थे तो उन्होंने होटल ले लिया, नौकरी दे दी, मंत्रालय दे दिया, नौकरी प्रॉपर्टी ले ली, जमीन के बदले दब दिया। अभी शायद बायर ने स्टोरी की है कि पटना के सबसे पॉश इलाके में ललन सिंह ने 2024 में मंत्री बनने से पहले अपना 1 करोड़ों का मकान नीतीश कुमार के बेटे को गिफ्ट किया है। बाकायदा सबूतों के साथ वो स्टोरी आई है। चूंकि उनको बहुत प्यार है, बहुत उनसे स्नेह है, इसलिए उन्होंने उन्हें गिफ्ट कर दिया, उसके बाद वो मंत्री बने। ये सब वही हो रहा है। और दूसरी बात जो अभी अग्रवाल साहब ने कही और जो आपने कही थी पहले, दरअसल नरेंद्र मोदी ने ललन सिंह को विभीषण बना लिया है। ललन सिंह का इस्तेमाल मोदी इसीलिए कर रहे हैं कि उन्होंने पहले अनंत सिंह के साथ वो खड़े हुए, हमला किस पर हुआ था, मारे गए दुलारचंद यादव। अब ये ओबीसी वर्सेस भूमिहार हो गया। ये चाहते थे मोदी जी ताकि अगली जातियां सब जो हैं
वो इधर चली आए। लेकिन ये भूल जाते हैं कि बिहार में अगड़ा पिछड़ा तो बहुत पुराना है, लोगों को ये गणित समझ में आ रहा है। ललन सिंह पर जितने आरोप लगे, ललन सिंह को चेहरा बना लिया, ललन सिंह साथ में है, ललन सिंह वो सब करने को तैयार है। पिछले दिनों जब ये बात आई थी कि मोदी की सरकार को बैसाखी देने वाले नीतीश के लोग, तो ये माना गया था कि टूट के सबसे पहले जाने वाले जो हैं वो ललन सिंह है। और ललन सिंह के नीतीश के रिश्तों पर तो तमाम तरह की बातें होती रही हैं। आरके सिंह जी ने जब मुद्दा उठाया था, पहले उन्होंने कहा था बीजेपी में रहते हुए कि अनंत सिंह को वोट नहीं देना है। ऐसे जितने माफिया चुनाव में उतारे गए उन्होंने बहुत दम के साथ कहा था। जब वो गृह सचिव थे भारत सरकार के, तब मैं नवार टाइम्स की तरफ से गृह मंत्रालय कवर करता था, उनसे मुलाकात होती रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, उन्होंने बाद में राजनीति में आए और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, लेकिन वही आरके सिंह है जिन्होंने डंके की चोट पे भगवा सैफरन टेरर की बात की थी। ये भूलने की बात नहीं है, कहने को आरोप चिदम्बरम पे लगता है, लेकिन सबसे पहले गृह सचिव की हैसियत से उन्होंने हम लोगों के सामने ये बात कही थी। तो वो जब बात करते हैं तो एकदम साफ बात करते हैं, और उनकी इन बातों से नरेंद्र मोदी एंड कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है। और उसकी वजह से अगले 36 घंटे हैं, अब 36 घंटे बाद पोल शुरू होगा, तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि इस दौर में हम की गाड़ी में जो शराब निकली है वो छोड़िए। गृह मंत्री भारत सरकार के जितना पैसा पहुंचवा आए हैं अपनी संरक्षण में, वो बटने वाला है आज रात से कल तक, कल रात तक, परसों सवेरे तक। उसकी पूरी तैयारी, मैं पूरे दम के साथ ये बात कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई है। जो जिस तरह से प्रधानमंत्री नीचे उतरे हैं, जो उन्होंने स्थानीय स्तर पर, जैसी भाषा बिहार में आमतौर पर लोग जैसा चलता है वो लैंग्वेज को मैं भी बहुत पार गया हूं, जानता हूं, बहुत सारे मित्र हैं, और वैसे उससे भी नीचे, पर वो ये भूल गए, वो कहते हैं कट्टा लगा के चोरी कर लिया है। अब कट्टा चोरी करके, कट्टे से चोरी नहीं होती, कट्टे से तो डकैती होती है और मर्डर होते हैं, पर वो गुजरात में होती होगी चोरी। तो बहुत कोशिश की है, इतने नीचे गए हैं। अब आज से जब हम बात कर रहे हैं और परसों सुबह तक नरेंद्र मोदी जी की टीम, उनकी पार्टी, उनका चुनाव आयोग, मैं उनका चुनाव आयोग कह रहा हूं, उनकी एजेंसियां, सेंट्रल पुलिस फोर्स किसके अंडर में है आप जानते हैं। अगर वो सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस अपना काम कर रही होती तो मैंने चुनावों में देखा है, 91 के इलेक्शन में बुलंदशहर में सीआरपीएफ की टीम ने मायावती को रोक लिया था, वो कैंडिडेट थी, निकल नहीं पाई थी। यहां सीआरपीएफ और ये इनके फैसिलिटेटर का काम कर रहे हैं कि उनके लिए सुविधाएं जुटा रहे हैं। ये सब किया गया है सिर्फ और सिर्फ बिहार जीतने के लिए। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते जितने ये नीचे गए हैं। क्यों? इनको पहले से ये पता था कि बिहार की जनता ने ठान लिया है जंगल राज खत्म करना है, और वो जंगल राज का नमूना इनके बार बार कहने के बाद दिखाई पड़ा है। खुलेआम 50-50 गाड़ियां, ललन सिंह जिस तरह से खड़े होकर बातें कर रहे हैं, और पूरी तरह से आप बिहार में एक और चीज देखिए, बिहार में आपने क्या अभी तक बड़े नेता जो बिहार के हैं, कहां है राजीव प्रताप रूडी, कहां है वो चौबे जी, कहां है वो यादव जी, कहां है रविशंकर प्रसाद जी, जिनका एक बार जलजला होता था ये लोग किस बिल में घुस गए हैं, इनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बिहार में सिर्फ अगर दिख रहे हैं तो मोदी जी दिख रहे हैं, या कहीं कहीं गिरिराज सिंह हैं जो वो वही भाषा बोलते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल नरेंद्र मोदी को मालूम है कि वो सारे लोग जिनको धोखा दिया है, जिनको किनारे लगाया, वो सब बीजेपी के लोग एक किनारे बैठे हुए हैं। इसलिए इन्होंने अपनी ताकत झोंकी है, खुद गृह मंत्री, उसके बाद ललन सिंह की पूरी टीम को निकाला है, और सरकारी एजेंसियां, उनमें टॉप पर है अपना चुनाव आयोग। चुनाव आयोग गूंगा, बहरा, अंधा, लंगड़ा सब कुछ हो गया है। वे दूसरी गाड़ी दिख जाती है इलेक्शन कमीशन के दौरान तो पर्यवेक्षक रोक लेते हैं, ऑब्जर्वर्स रोक लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में कोई भी ऑब्जर्वर नहीं है। क्या या तो ऑब्जर्वर पूरे बिल्कुल धृष्टास बन के गए हुए हैं। सबसे बड़ी चीज आज ये है कि अगले 36 घंटे कहां से कौन ताकत लाएगा। पैरामिलिट्री फोर्स उनकी, कलेक्टर उनके, बाकी सिस्टम उनका, तो इसके लिए तो उन्होंने पूरी तैयारी की थी। पूरी ताकत आज झोंकेंगे वो, जिसकी
पूरी की पूरी जानकारी प्रधानमंत्री को है, गृह मंत्री को है। अब रोकेगा कौन? ये चुनाव लूटने की तैयारी है, और बिहार का चुनाव लूटने की तैयारी और किसी ने नहीं, देश के मुखिया ने रची है। और उसी वजह से वो लगातार जिस तरह की भाषा बोले हैं। अन्यथा आप बताइए, एक सामान्य गाली को अपनी मां के साथ जोड़ के सारी महिलाओं को ले आए, उसके बाद वो बातें कर रहे हैं वो जो सब उनके साथ हो रही हैं। जंगल राज उनका नाम डाल रहे हैं लालू का। अगर सही है कि ललन सिंह ने फ्लैट दिया है जो करोड़ों का मकान है, तो बात तो वही हो गई, मंत्री बनने से पहले उन्होंने दिया है, वही चीज आ गई। कहां तक जाएंगे? नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर लोकल बीजेपी को अलग करके, बुशरा जी ये बहुत गंभीर बात है, लोकल बीजेपी और लोकल बीजेपी नेताओं को, क्योंकि आप देखिए सम्राट चौधरी जैसे लोग, उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात अपरोक्ष रूप से इनडायरेक्ट किसने कही? अमित शाह ने कही। बोले आप इनको जिताइए, मोदी जी ने बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। और जब मैनिफेस्टो पेश हो रहा था तब 26 सेकंड में नीतीश को लेकर नड्डा जी चले गए। किसने पढ़ा? सम्राट चौधरी ने। सम्राट चौधरी की बैकग्राउंड क्या है? सम्राट चौधरी के बारे में प्रशांत किशोर बता चुके हैं। अब एक और बात आपसे कहेंगे कि इसमें डार्क हॉर्स कौन है। सबसे मजे की बात है कि प्रशांत किशोर चुनाव में कितने महीने पहले कूदे, कितना उन्होंने खुद कहा कि मैंने अपना करोड़ों रुपया लगाया है, कई बड़ी संख्या में वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन क्या आपने किसी ने भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या बीजेपी के किसी नेता के मुंह से प्रशांत किशोर का नाम सुना, उनकी आलोचना सुनी? भाई आप ओवैसी की तो सब बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर पर कोई पूछे तो कि प्रशांत किशोर करोड़ों रुपया जो लाए वो कहां से लाए, और अचानक फिर खुद चुनाव से मैदान से क्यों हट गए? सबसे बड़ी चीज ये है कि किसका इस्तेमाल, सबसे पहले सारी सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल, पूरी मशीनरी जो पीएमओ की है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, अगले 36 घंटे में या अगले 11 तारीख तक आपको ये सब दिखेगा, और 14 को इसका नंगा नाच दिखेगा। तो जो कुछ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की एक जिद है, वो ये है कि वो हारना नहीं चाहते, और उनके लिए नैतिक शब्द या नैतिकता किसी डिक्शनरी में है नहीं। वो खुद को विक्टिम बता के वो जो खेलते हैं, उन्होंने यहाँ जो तैयारी की है उसमें सारी संस्थाओं को आगे करके वो किसी भी कीमत पर बिहार का चुनाव लूटना चाहते हैं, उसकी पूरी तैयारी है। ललन सिंह के खिलाफ आई बात है, जो एफआईआर है, कुछ नहीं होगा, नहीं तो उसी वक्त गिरफ्तार करते। अनंत सिंह को गिरफ्तार करने में 24 घंटे से ज्यादा का समय क्यों लगा? ये सब तैयारी है, सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है। अब आप जिसकी बात कही, मैं एक बात और कहता हूं, जिसकी बात कही, वीडियो कैसे हट गया? आरके सिंह का वीडियो कैसे हटा दिया गया? इतना बड़ा चैनल है, इससे बड़ा दबाव और क्या हो सकता है? मैं तो कहता हूं, हर बार कहता हूं कि जो पैरेलल मीडिया है उस पर भी अगर लगा तो वो हम सब पर हमले करेंगे। इसकी पूरी तैयारी कर रखी है। यही उनका गुजरात मॉडल है कि सबको खत्म कर दो, बोलने मत दो, निकलने मत दो, किसी भी स्थिति में काम करने मत दो। ये प्रयोग उन्होंने पहले अपनी पार्टी के भीतर किया गुजरात में, और अब पहले दिल्ली के बाद अब बिहार पहुंचे हैं। बिहार में ये चुनाव नीतीश कुमार का अस्तित्व खत्म करने वाला है। जैसे इन्होंने सबसे मजबूत पार्टी जिसको आप कहते थे ठाकरे जी की पार्टी शिवसेना, उसको कैसे तोड़ा। अभी आप देखिएगा अगले आने वाले दिनों में ललन सिंह संभव है कि वो नीतीश कुमार को रिप्लेस कर दें। ये सारी तैयारी कर ली गई है। ये आप आगे आने वाले समय हम यही देखने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं, एंड इट्स वेरी डेंजरस टू, मतलब सुनने में ये खौफनाक लगता है, लेकिन ये खौफनाक जो दिख रहा है वो दरअसल हकीकत है, और इससे आप अब इसको इनकार नहीं कर सकते हैं या इससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। तो क्या फिर अरुण जी एक तरह का प्रिटेंस ही बचा है अब? ये चुनाव जो हो रहे हैं, ये लोकतंत्र की बात जो हो रही है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, 140 करोड़ से ज्यादा के प्रधानमंत्री, दुनिया में इसी तरह से तो जाना जाता है। अब वहां पर जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य है, जो संविधान है, जब आप बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो इन सब की तो बात की जाती है, लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव,
और अब बिहार का चुनाव। मैं किसी तरह से जो वोटर है उसको मैं मायूस नहीं करना चाहती हूँ। मैं उनके दिल में ये नहीं डालना चाहती कि भाई आप वोट करे ना करे क्या होगा, ये बात नहीं है। लोकतंत्र है, आपकी अपनी हिस्सेदारी है, आपका वोट है, अगर बच गया है, अगर इस तरह मेहरबानी आपके ऊपर हो गई, आपका वोट अगर बचा हुआ है तो जाकर आप वोट जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा तादाद में करिए। लेकिन अरुण जी, आप कैसे देख रहे हैं, एक बिहार के नागरिक, देश का नागरिक, बिहार का भी बिहार से भी आप हैं और जो कुछ हो रहा है उसको। अरुण जी अनम्यूट कर लीजिए जी। ये हर तरह के हथकंडे जो हैं उसका ये प्रयोग कर रहे हैं। मनी पावर, इनके पास तो जितना है उसको तो ये खर्च नहीं कर पा रहे हैं, और सारा अवैध है, वो पैसा इसमें झोंके। मसल पावर जो आपने देख लिया, ठोक दो, पैक कर दो, पुलिस को जो है ये आप उसको उनको दो। तो ये सारी चीजें जो है ये लोग जो हैं इसके अंदर में वो लगा रहे हैं। अब तीसरी बात आप चले आइए, ब्रेन पावर। तो इलेक्शन कमीशन और जो है अपना पूरी गुंडाई वहां पर हर तरह से किया हुआ है, इनको शह दिया हुआ है, वोट काट रहा है, डुप्लीकेट वोट बना रहा है। और पहली बार हुआ है कहीं पर कि 80 लाख जो है वोट काटे गए। हर जगह लड़ाई होती है वोट जोड़ने के लिए। आप बाहर के देशों में देखें तो लोग लड़ते हैं कि भाई जो हमारी आज़ादी के बाद इतने साल में लोगों को जोड़ा जा रहा था। स्टेशन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि वो जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अलग उन्होंने बूथ बनाए, और उनके ज़माने में लोगों ने पहली बार जो वंचित का, जिन लोगों को वोट नहीं देने दिया जाता था, उन लोगों को जो है वोट देने का मौका मिला था। वो एक इंक्लूसिव था, न केवल उनका नाम वोटर लिस्ट में लाना, लेकिन इस तरह से बूथ डिज़ाइन करना कि उनको जो है वोट देने में कोई दिक्कत ना हो और उनको सिक्योरिटी देना। ये आप ठीक उल्टा कर रहे हैं, और इसमें इनको पूरा चुनाव आयोग का सहयोग है। और देखिए, जो पैसे बांटे हैं आफ्टर द नोटिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन पैसे बांटे गए, ये और कुछ नहीं है, घूस है। और घूस कैसा, हमारे पैसे से आप घूस दे रहे हैं और फिर राज करेंगे। ये तो वो हो गया जो हमें जॉर्ज फर्नांडिस कहते थे कि जब इलेक्शन के समय वो लोग जाते थे तो जनता कहती थी कि आप लोग इतना कमाए हैं तो हम लोग को भी दीजिए। तो वही हाल है कि ये 5 साल कमाने का जो है जनता को ये 10-10 हजार घूस दे रहे हैं कि तुम्हारे नाम पर कमाया तो और तुम्हारे ऊपर कर्जा हम डाल रहे हैं। 10,000 करोड़ का कर्जा क्या बिहार जो है उसको बेयर कर सकता है? एकदम नहीं कर सकता है, लेकिन है इनका। तो ये जो हर तरह का गलत तरीके का वो प्रयोग हो रहा है। और जैसे अरुण जी, मेरा एक सवाल ये है कि एक तरफ बीजेपी अपने तमाम हथकंडे जो अपना रही है वो सब तो है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को क्या करना चाहिए? क्योंकि प्रधानमंत्री ने फिर से मेरा बूथ सबसे मजबूत, वो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं उसी पर ही। अब ऐसे में जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा कार्यकर्ता भी बीजेपी के ही पास हैं और चुनाव आयोग तो है ही। ऐसे में सवाल ये है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर आप अपने वोटर्स को ज्यादा से ज्यादा तादाद में उनके घरों से निकाल कर वोटिंग करने के लिए अगर आप नहीं ला पाएंगे तो आप कोई भी मुद्दे उठा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, होना फिर कुछ नहीं है। नहीं, इसका एक ही उपाय है जो कि राज ठाकरे ने उस दिन कहा कि जो आदमी बोकस वोटिंग करते हुए पकड़ाया उसको पकड़ के जो है पहले पीटिए, तब जाके जो है उसको पुलिस में दीजिए। तो खाली उसी से ये लोग डरेंगे। जनता के आक्रोश, पहले तो आप मेरा वोट काट दिए, मेरे पास क्या उपाय है? वहां पे जाके चुनाव आयोग कोर्ट में कहता है कि अरे कोई क्लेम नहीं आया, कोई सामने नहीं आया, पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई। अगर कोई आता है तो कहते अच्छा ये मर गया था, इसको मैं इंक्लूड करता हूँ, बी कंस्ट्रक्टिव। तो पहले गड़बड़ करो, पकड़ा गए तो कहे हम इंक्लूड कर लेते हैं, त्रुटि हो गई। ये नहीं समझ में आता जो सुप्रीम कोर्ट में ये कहा जाए कि 20% बीएलओ ने कम से कम फर्जीवाड़ा किया है, गलत दस्तखत किया है,
ये आंकड़ा दिखाने के लिए कि हम 99% लोगों के इन्यूमरेशन फॉर्म हमने भर लिए, इसलिए हमारा SIR सक्सेसफुल हुआ, इसलिए आप हमको पूरे देश में लागू करने की अनुमति दीजिए। और कोर्ट इस बात को मानता है और उसके बाद कहता है वेल डन, पीठ ठोकता है, कहता है, क्या कहता है कोर्ट? कहता है कोर्ट कि द BLOs वर बीइंग प्रोएक्टिव। अब बताइए, फ्रॉड को ये कह रहे हैं कि दे वर बीइंग प्रोएक्टिव। सालों सबको जेल जाना चाहिए। 20% आपने, बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट, आपने इलेक्टेड का फर्जी दस्तखत करके फॉर्म भरा, आपको जेल नहीं जाना चाहिए? आपकी नौकरी नहीं जानी चाहिए? लेकिन जब कोर्ट का ये रवैया है तो आप जाएंगे कहाँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो ये हाल है, यहाँ पर हर इंस्टीट्यूशन पर इनका आदमी बैठा है, हर जगह ये कैप्चर किए हुए हैं। आज आप समझिए कि 4-5 महीने हो गए, कोर्ट ने इसको नहीं डिसाइड किया कि SIR इज लीगल और इलीगल। अब वो जाके चेन्नई में लगा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है सारी पॉलिटिकल पार्टीज, शायद 49 पार्टीज मिलके जो है इसको अपोज करके फिर से जा रहे हैं। ये तो हाल है हमारे कोर्ट का, प्रायोरिटी है ही नहीं। ज्ञानेश कुमार का चुनाव कैसे हुआ? कोर्ट के इससे हुआ, कोर्ट के कल्यूजन से ही तो हुआ। नहीं तो ये मर्डरर जिसके ऊपर आरोप था, आप तो अमेरिका में थी, आपको नहीं मालूम है क्या हुआ? ज्ञानेश कुमार के का एक पुराना 2006 का जो है, ये जब PW सेक्रेटरी थे केरला में, तो मलेशिया की एक कंपनी को रोड बनाने का ठेका दिया गया। उस ठेके के अंदर में उसने, जो उसका इंचार्ज था इंजीनियर, जिसने बहुत अच्छी रोड बनाई जो आज तक चल रही है, उसमें उन्होंने घूस मांगी और उसका पेमेंट डिले किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो इंजीनियर ने सुसाइड कमिट किया मलेशिया में, और अपने सुसाइड नोट में उसने इसी आदमी का नाम लिखा। पुराने क्रिमिनल सब बचे हुए हैं कोर्ट से, और सबके सब वहां बैठे हुए हैं। ये इनका बैकग्राउंड है। ये आप जब अमेरिका में थी तो ये सब भी काफी उजागर हुआ। तो ऐसे ऐसे लोग तो हमारे जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट उनको बनाने देता है। अरे खुद अपने चुनाव करते हैं जजों का, तो 50 जजों को सुपरसीड कर लेते हैं, क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर आदमी को चीफ जस्टिस बनाना है। तो ये तो हाल है हमारा सुप्रीम कोर्ट का। जब वो अपने जजों को न्याय नहीं दे सकते, तो जनता को क्या न्याय देंगे? क्या ये सारे हाई कोर्ट जज जो सुपरसीड हुए बाय अ जज, जिसको कि ट्रांसफर किया गया एज अ पनिशमेंट, जिस पर कि जस्टिस नागरत्ना ने अपनी आपत्ति जताई, वो आदमी 56 हाई कोर्ट जजों को सुपरसीड करके उसको सुप्रीम कोर्ट लाया गया, क्योंकि वो बाद में जाके चीफ जस्टिस बना। आप जाएंगे कहाँ जो आप हमसे पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन करेगा तो क्या करेगा? अंत में वही होगा जो और सब जगह हुआ बांग्लादेश में, कि सब जानते हैं धांधली हुई, बॉयकॉट होगा, सड़क पर आवेंगे और एक रेवोल्यूशन होगा। इन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है। ब्रिटेन में कितने एजिटेशन हुए, तब जाके इलेक्ट्रल में जो है रिफॉर्म हुआ 1832 में, फिर रिफॉर्म हुआ 1867 में, फिर रिफॉर्म हुआ 1887 में, फिर जाके सफरजेट मूवमेंट हुआ, तब जाके 1927 में जो है 95 इयर्स के स्ट्रगल के बाद यूनिवर्सल फ्रेंचाइज मिला, जो कि आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने और ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वालों ने जो है एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, जब इंडिपेंडेंस हुआ, फर्स्ट इलेक्शन से जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज मिला, उसको ये लोग आज जो है रिवर्स कर रहे हैं। व्हाट इज SIR? अरे हमें कंप्यूटर नहीं आता तो हम वंचित रह जाएंगे क्या? मेरा वोट BLA और BLO के ऊपर निर्भर है। ये चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है कि कोई छूटे ना। दलाल वहां लगाए हुए हैं, उसको ऑफिशियल स्टेटस दिए हुए हैं, पैसे खा के। आप देखिए जो अभी एक BLA पकड़ाया, जो एक कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में 200 वोट काट दिया था, चेहरे से आप बिहार में चले, हमें तो आज तक एक ईमानदार आदमी नहीं मिला। काम करने का, सही काम करने का पूरा पैसा लेता है, और वो बोले तो मैं नाम बताता हूं,
ये हाल है बिहार में। और वो जो है चुनाव की सूची बना रहा है, आप उसको जाके 80 रुपए में वहाँ वोट कटवाए ना, तो वहाँ पर आप उनको 200 रुपये पर वोट दे दें, 50 रुपये, तो वो सारा आपका काम कर देंगे। पकड़ा गए तो वो गलती हो गई, हम इंक्लूड कर देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? एक भी आदमी नहीं आया। तुमको नहीं मिलता है तो रिपोर्टर्स कलेक्टिव को कहाँ से मिल गया? वो यानी कि सॉफ्टवेयर मजाक, लेके तुम्हारी ये यानी कि मजाक हो मजाक रहा बन है। गया है पूरा, बिल्कुल पूरा एकदम प्रोसेस ही मजाक मजाक। नहीं है, जी मजाक है। जिस तरह से मैनिपुलेट कर लो। और जेब में है हमारी संस्थाएं, सारे इनके जेब में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि there is no way। जी, बहुत ही जाहिर सी बात है कि जो आप बातें कह रहे हैं वो बहुत ही गंभीर बातें हैं, तमाम तथ्यों पर आधारित आप यहाँ पर बातें कर रहे हैं। और जो एक अधिकार हमें, जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार मिला हुआ है, वोट देने का अधिकार, वो ही अभी सबसे ज्यादा उसी पर ही एक तरह से घात लगाया हुआ है, या हम ये कहें कि वही सबसे ज्यादा डाउटफुल बना दिया गया है। अगर बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेकर अगर सुनवाई सही ढंग से, सही तरीके से, टाइमली की होती, तो पहले हमें बिहार में इसका एक नतीजा देखने के लिए मिलता। अब आप ये देखिए कि चुनाव आयोग के हौसले इतने बुलंद है कि अब वो 12 और राज्यों और यूनियन टेरिटरी में करने के लिए जा रहे हैं, अपनी ही पीठ खुद थपथपा रहे हैं, उसको फ्री एंड फेयर बता रहे हैं। बिहार में जो कुछ हुआ है, यानी कि एक तरह से कुछ भी आप कहते रहिए, कितनी आवाज उठाइए, कितनी रिपोर्ट्स आप लगाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप कहीं पर भी जाइए, हो वही रहा है जो एक तरह से एक ढर्रे पर चल रहा है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है अरुण जी। और इसीलिए क्या आपको लग रहा है कि विपक्ष का भी जो पूरा का पूरा रवैया है, देखिए वोट अधिकार यात्रा को लेकर उन्होंने एक यात्रा निकाली, लोग उसमें जुड़े, बहुत अच्छी बात है। आपने एक यात्रा निकाली, आपने लोगों को सजग बनाया, जागरूक बनाया, लेकिन उसके बाद क्या एक तरह से आधा अधूरा एफर्ट नहीं लगता है? क्या ऐसा नहीं लगता कि उसको एक नतीजे तक नहीं पहुंचाया जाता, एक फौरी तौर पर कुछ किया जाता है और उसके बाद फिर वो कहीं ना कहीं जाकर बीच में एक तरह से गायब सा हो जाता है? जब तक आपको उसका रिजल्ट ना मिले, आपको तो वहां से हिलना ही नहीं चाहिए। ये कहीं ना कहीं क्या आपको एक कमी नहीं नजर आती है? नहीं, कमी इसलिए नहीं नजर आती है। मैं बुशरा जी आपकी इस बात को, जी अरुण दीक्षित जी, आपसे आपके पास में जी मैं आपकी बात को दूसरी तरह से कहता हूं कि आज हमारे देश में जमहूरियत के छाते के नीचे तानाशाही चल रही है। हर चीज विपक्ष करे तो क्या करे, विपक्ष को आज उसी तरह की लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा जो आजादी से पहले लड़ी गई। क्योंकि देखिए, जो अभी अग्रवाल साहब कह रहे थे, हर जगह बीएलओ इनका और सुप्रीम कोर्ट इनके इशारे पे काम कर रहा है। फिर रास्ता क्या है? फिर एक ही रास्ता है। रास्ता वो है कि सड़क पर उतरिए, जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो लंका में हुआ, वही सब बचा है। अन्यथा इन्होंने बड़े आराम से, बड़ी बात करेंगे, हम तो रोएंगे, बातें करेंगे, लेकिन इनके इशारे पर चुनाव आयोग सबसे पहले, जो मूल संस्था हमारी जिसको ये सब कराना था, वही करप्ट कर दी गई, वही गुलाम बना ली गई। मैं गुलाम शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, गुलाम बना ली गई। कैसे आदमी को चुना गया? जो अभी बताया कि जिस पर एक इंजीनियर को आत्महत्या के लिए उसको प्रेरित करने, उस पर दबाव बनाने का आरोप, उसने लिख के मरा वो आदमी, जिसने अच्छा काम किया। तो उस आदमी को क्यों लाए? इसलिए लाए कि न किसी की सुने, बिल्कुल इनके इशारे पर टांगे के घोड़े की तरह सामने देख के चल रहा है, वो इधर उधर नहीं देख रहा है। इन्होंने हर एजेंसी का दुरुपयोग किया है। ऐसे में हमारा आयोग, कोर्ट, सरकारी मशीनरी, बीएलओ तो सबसे छोटा अफसर होता है, और तो और अब उन्होंने उस राज्य के मुख्यमंत्री को भी बंधुआ बना लिया है। बंधक है नीतीश कुमार, उनके आगे ये चल रहे हैं। इस सबके बाद विपक्ष क्या करे, विपक्ष कैसे करे? देखिए, रोकने के लिए एक सिपाही खड़ा है, वो आपको रोक देगा। अनंत सिंह की गाड़ी काफिले में 40 गाड़ियां हैं, वो नहीं रोकी जाएंगी। लेकिन अगर राहुल गांधी कहीं उतारना चाहते हैं तो उनकी रैली नहीं होगी। तो क्या करें? इन्होंने जहां पहुंचा दिया है बुशरा जी, वो वही आजादी की, वो दूसरी आजादी की लड़ाई अब देश को लड़नी पड़ेगी, और वो उसी तरह से लाठी गोली के सामने खड़े होना पड़ेगा। महात्मा गांधी तो अब नहीं पैदा हो सकते, लेकिन उसी तरह की मानसिकता वाले व्यक्ति को सामने आना पड़ेगा जो जान को न्यौछावर करने के लिए पहले तैयार हो जाए। आप
इतिहास याद कीजिए, महात्मा गांधी ने कभी अपनी जान की परवाह नहीं की, तब अंग्रेज डरे। यहां तो ये जो काले अंग्रेज हैं, ये इनकी सबसे चीज, इनका बात गांधी की करते हैं, पूजा गोडसे की करते हैं, मंदिर गोडसे का बनवाते हैं। इनके आदर्श वीर सावरकर है। बात ठीक है कि वो आप उन्हें महान बना लीजिए, लेकिन हमारे देश की जड़ों को तो मत खोखला कीजिए। जो 4 पाए थे, 4 के चारों पायों खत्म कर दिया। हम और आप आज बात कर रहे हैं, भगवान की दुआ है, ऊपर वाले का करम है कि एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हम बात कर रहे हैं। अन्यथा आप देखिए ना, एक वीडियो आया सब खत्म, कितने लोगों की नौकरियां गई हैं और कोई नहीं बोल रहा है। इसके बाद सारे चैनल, सारे अखबार खरीदवा लिए। तो जिस दिन से, मैं आज फिर कहता हूं, मैं पहले भी कहता रहा हूं, जिस दिन नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने थे, उस दिन से उन्होंने जो डिवाइसिव एजेंडा शुरू किया अपना, उस एजेंडे के तहत गोधरा से लेके और पूरे दंगे गुजरात के कहां से कहां पहुंचे हैं और कितनी, आप बात कर रही थी 140 करोड़। 140 करोड़ का प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है, जो खुद कहता है कपड़ों से पहचानता है? तो 25 करोड़ मुसलमानों के तो वो है नहीं। यही स्थिति सिखों के साथ है। भाई, सिख नेता को मरवाने का आरोप कर्नाटक की सरकार ने लगाया था, तो वहां बैठे थे। किस पे लगाया? देश के सुरक्षा सलाहकार पे लगवाया था। तो ये चीजें दुनिया भर से घूम के आ रही हैं। पर आप एक चीज, यहाँ छोटी छोटी चीजों पर बुशरा जी, मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब दुनिया में इस तरह की बात होती है कभी नहीं बोलते। चाहे चीन का अपमान, अभी एक नई चीज चलाई गई कि चीन में मोदी जी की हत्या होने वाली थी, इसलिए उसको पुतिन बिठा के ले गए। कौन मारने वाला था? क्योंकि विक्टिम कार्ड प्ले करने में मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है, कोई उनका कोई। इसीलिए प्रियंका गांधी ने कहा था कि एक अपमान मंत्रालय जो है बना लेना चाहिए, ताकि सारा। यहाँ जो सबसे अहम चीज है, बुरा कहाँ लग रहा है और जहां सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी है, वो सुप्रीम कोर्ट। कौन जो चले गए पहले चीफ जस्टिस, एक्स चीफ जस्टिस, उनकी स्थिति देखिए, और जो आने वाले हैं उनके बारे में अग्रवाल साहब ज्यादा बताएंगे आपको। कितनी कहां से कैसे कैसे बात करने से पहले कई बार डर लगता है कि डिफेमेशन न लगा दें, नहीं तो फिर वो बेचारे 5 साल से लड़के जेल में पड़े हुए हैं, कभी जज साहब नहीं होते तो कभी वकील साहब नहीं होते हैं, उनका केस, चालान तो छोड़िए, सुनवाई पे भी नहीं आ रहा है, जमानत नहीं मिल रही है। इन्होंने हर सिस्टम को, जो हमारे पूरे सिस्टम को लोकतंत्र की आड़ में, जमहूरियत की आड़ में, उसको तानाशाही में बदल दिया है और हर एक को कमजोर किया है। शिक्षण संस्थाएं ले लीजिए आप, देश की सर्वोच्च संस्थाएं, एकदम ऐसे लोग, एक विचारधारा के लोग जो सामान्य ज्ञान भी नहीं है जिनके पास, उनको वहां बैठाया गया है, जो इतिहास बदलने पे लगे हुए हैं, जो संदर्भ इतिहास बच्चों की बातें आप अरुण जी कह रहे हैं। और जाहिर सी बात है, ये सब बहुत चिंता का विषय है हम सबके लिए, और इस सबके बीच हो रहा है बिहार का चुनाव। जी जी, और मैं फिर भी बिल्कुल, और मैं जनता से, बिहार की जनता से फिर से ये अपील करूंगी, और शायद आप दोनों भी यही अपील करना चाहेंगे कि वो 6 तारीख को जो पहले चरण की वोटिंग होगी, ज्यादा से ज्यादा तादाद में वो निकले, अपना वोट का, अपने मत का इस्तेमाल करें और सजग रहें। यही हम कह सकते हैं फिलहाल। जो देश की स्थिति है, बिहार की स्थिति है, वो किससे छिपी नहीं है। वो जी दुआ कीजिए कि उन्हें घरों से निकलने दिया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल, उनको घर से निकलने दिया जाए, नहीं तो आप लल्लन सिंह को तो सुन ही रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, मेरे पास और सवाल थे अरुण जी, अरुण अग्रवाल जी को और मैं शामिल करना चाहती थी, लेकिन वक्त की कमी है। कार्यक्रम को यहीं मैं अंत करूंगी। अरुण जी, दोनों अरुण जी का बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।